आज की ये कहानी जोजो नाम के एक ऐसे बच्चे पर आधारित है जो हिटलर से इतना प्रेरित है कि जिस उम्र में उसे खेलकूद और पढ़ाई में शुमार होना चाहिए, उस उम्र में उसके जहन में यहूदियों के खिलाफ नफरत पनपने लगी थी। जोजो नन्ही सी उम्र में ही अपने पिता की ही तरह हिटलर की सेना में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसके अंदर का वो बचपना इस पूरे कहानी को बड़े ही मजाकिया अंदाज में परोसता है और हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देकर जाता है। मूवीज ड्राइव की पिटारे से आज 2019 में अपनी बेस्ट राइटिंग और अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर हासिल कर चुकी फिल्म जोजो रैबिट, डायरेक्टर टाइका वाइटिटी, IMDb 7.9। दोस्तों, हमारी MT फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण से जुड़ी है। ये वो वक्त था जब नाजी सेना का पतन नजदीक आ चुका था। 10 साल का बच्चा जोजो, जो बहुत बड़ा देशभक्त है और हिटलर का इतना बड़ा प्रशंसक है कि वो न केवल उसे दिखाई देता है बल्कि बातें भी करता है। जोजो भी हिटलर के पदचिन्हों पर चलकर एक महान शासक बनना चाहता है, इसीलिए वो अपने दोस्त यॉर्की के साथ हिटलर के युद्ध कैंप में जाता है, जिसे कप्तान क्लेंजनडॉर्फ और नाजी सेना के अन्य अधिकारी चलाते हैं। एक दिन जोजो को कुछ सीनियर एक खरगोश मारने के लिए कहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला जोजो रणभूमि में अपने दुश्मनों का सामना कितने दिलेरी से कर सकता है। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उस बेचारी की उम्र ही कितनी है, 10 साल, और इतनी सी उम्र में किसी बेकसूर का खून बहाना उसके लिए कहीं से सही नहीं था। वो खरगोश को मारने के बजाय वहाँ से भाग गया। सभी उसका खूब मजाक उड़ाने लगे, उसे जोजो रैबिट कहकर चढ़ाना शुरू कर दिया। जोजो जंगल में जाकर एकांत सी जगह पर बैठ गया, जहाँ उसके ख्वाबों का दोस्त हिटलर आया और उसने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, इस धरती पर सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है, उस रैबिट की भी है और तुम्हारे अंदर भी है। जाओ और जाकर उन लोगों को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर क्या कमाल की खासियत है। हिटलर की कही बातों ने उसे जैसे जोश से भर दिया और वो अपने कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। कैंप में कप्तान क्लेंजनडॉर्फ बाकी बच्चों को ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दे रहा है। जोजो ने भी जोश में आकर ग्रेनेड को कप्तान के हाथ से छीनकर दूर फेंका, लेकिन वो गलती से एक पेड़ से टकराकर उसके पास ही आकर फट गया। इस हादसे में जोजो पूरी तरह जख्मी हो गया। अब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को घर में पाया। वो घर में काफी उदास सा रहने लगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं किया। पर उसकी माँ रोजी जोजो का ये दर्द, उसकी ये उदासी देख नहीं पाई और आखिर में कप्तान क्लेंजनडॉर्फ के पास जाकर जोजो को दोबारा सेना का हिस्सा बनाने के लिए मना लेती है। अब चूंकि जोजो के पैर में थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और ग्रेनेड हादसे की वजह से कप्तान इस बार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता, तो उसने जोजो को सेना के छोटे मोटे कामों में लगा दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। एक दिन जोजो टहलते हुए अपने घर के ऊपरी छोर जा पहुंचा, जहां उसे एक खुफिया दरवाजा दिखा, जिसे खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मासूम बेचारा तो खौफ से चिल्ला उठा। दरअसल दरवाजे के अंदर एल्सा नाम की एक लड़की है, जिसके पीछे हिटलर की नाजी सेना लगी हुई है। एल्सा ने जोजो को बताया, मैं एक यहूदी हूँ और तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ छुपा कर रखा है। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो सीक्रेट स्टेट की पुलिस मुझे और तुम्हारी माँ को गद्दारी के जुर्म में सूली पर चढ़ा देगी। दोस्तों, ये वो समय था जब जर्मनी में हिटलर के खिलाफ आवाज उठाना या उसके विरुद्ध किसी भी गतिविधियों को अंजाम देने की सजा सिर्फ मौत थी। रोजी एक समझदार महिला है। वो जानती है कि इस जंग में यहूदियों का कोई कसूर नहीं है। हिटलर की तानाशाही की वजह से देश बर्बादी के करीब आ चुका है, इसीलिए वो हिटलर के शासन को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अपनी माँ की इस सच्चाई से तो जोजो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी माँ एक यहूदी को क्यों पनाह दे रही है, क्योंकि उसे तो यहूदियों को मारना ही सिखाया गया है। अब रोजी घर वापस आई, चुपके से एल्सा के पास जाकर उसके सारी चीजों का ख्याल रखती है। दरअसल एल्सा रोजी की बेटी की दोस्त है, जो उसी के साथ पढ़ा करती थी, मगर यहूदी होने के कारण नाजी सेना ने एल्सा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। रोजी की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही,
वो एल्सा में अपनी बेटी को देखती है और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है। अब रात में खाना खाते वक्त जोजो को अपनी माँ पर काफी गुस्सा आ रहा है। वो बोला, मुझे अब आपके साथ रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। काश वो आपकी जगह होते। जोजो की ऐसी बातें सुनकर रोजी को काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसे मनाने के लिए वो उसके ही पापा की नकल करते हुए बोली, मैं अभी जंग में गया हूँ, अभी तो तुम्हें अपनी माँ को संभालना है। जहाँ देश भर में हिटलर की सेना इतनी नफरत फैला रही है, वहाँ इस वक्त वो अपने बेटे से नफरत या गुस्सा नहीं कर सकती, ना ही उसे अभी इन सब के बारे में कुछ कह सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि बड़े होते होते जोजो खुद सही गलत के बीच का फर्क समझे। अब जोजो ने एल्सा के बारे में किसी को भी ना बताने का फैसला किया, लेकिन इसके बदले वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, क्योंकि बचपन से ही उसे ये बताया गया है कि यहूदी राक्षस होते हैं और उनकी जान लेना ही यहूदियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। तो उसके मन में यहूदियों को लेकर काफी कौतूहल है। वो उनके बारे में और अधिक जानना चाहता है, यहाँ तक कि उनके बारे में किताब भी लिखना चाहता है, और इसमें उसे एल्सा का सहयोग चाहिए। बातों ही बातों में एल्सा ने जोजो को अपने अतीत के बारे में बताया कि कैसे उसके पूरे परिवार को हिटलर की सेना ने मार डाला। पर मेरा मंगेतर अभी भी जिंदा है, जो यहूदियों के पक्ष से हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जंग जीतने के बाद वो आएगा और मुझे अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। उसने अपने मंगेतर के पसंदीदा कवि के बारे में भी बताया, जिसकी कविताएं सुनाकर वो उसे कैसे खुश किया करता है। अब जोजो एल्सा के बारे में सब जानकर उससे बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ किताबों की मदद से उसने एल्सा के मंगेतर के नाम से खत लिखा, एल्सा, अब मैं हिटलर की आर्मी के साथ हो चुका हूँ और यहूदियों के खिलाफ जंग में लड़ाई कर रहा हूँ। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और आज से अपने सारे रिश्ते नाते तुमसे तोड़ रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना। खत पढ़कर एल्सा बहुत उदास हो गई, जिसे देखकर जोजो ने उसके लिए एक और नया खत लिखा, जिसमें उसने बता दिया कि वो तो उससे मजाक कर रहा था। यही तो होती है एक बच्चे की खासियत, जिनका किरदार मिट्टी की तरह होता है, जो धूप पड़ते ही सख्त हो जाते हैं और पानी के छिड़काव के बाद उसी की तरह ही बहने लगते हैं। अब रोज जोजो एल्सा के पास यहूदियों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने पहुंच जाता। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पक्की होने लगी। एक तरफ जहां जोजो और एल्सा पक्के दोस्त बन रहे हैं, वहीं अब जोजो का काल्पनिक दोस्त हिटलर उससे नाराज होने लगा है। वो जोजो से कहने लगा, एल्सा एक राक्षस यहूदी है, जिसे जल्द से जल्द खत्म कर देना ही तुम्हारे लिए सही होगा। पर जोजो जितना एल्सा के करीब आने लगा, उसका हिटलर की बातों पर से यकीन उठता चला गया। जवाब में वो बोला, नहीं, एल्सा बिल्कुल भी राक्षस जैसी नहीं दिखती, वो तो बहुत ही अच्छी है। अब कुछ दिनों बाद कप्तान ने जोजो को शहर के रास्ते में पड़े रद्दी माल, कूड़ा करकट ये सब उठाने का काम सौंपा। काम करते करते उसे अपनी माँ दिखाई दी, जो रास्ते में किसी तरह का पर्चा छोड़ रही है। जोजो ने भी उस पर्चे को उठाकर उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा और उसके होश उड़ गए। लिखा है, फ्री जर्मनी, यानी जर्मनी को आजाद किया जाए, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि रोजी जर्मनी को हिटलर से आजाद करवाना चाहती है, जिसे आम भाषा में देशद्रोही कहा जाता है। पहले तो एल्सा, अब अपनी माँ के इस सच को जानने के बाद जोजो को चिंता सताने लगी। तभी उसका दोस्त यॉर्की उसके पास आया, जो अब हिटलर की नाजी सेना का सदस्य बन चुका है। यॉर्की ने जोजो को बताया, जंगल में हमारी सेना ने कुछ यहूदियों को पकड़ा है, लेकिन वो दिखने में कहीं से भी शैतान की तरह नहीं लग रहे, बल्कि वो तो हमारी ही तरह इंसान है। जोजो के दिमाग से एक एक कर हिटलर की सिखाई गई सारी बातों से पर्दा उठ रहा है। वो भागकर सीधे घर को गया और एल्सा से पूछा, क्या कभी नाजी और यहूदी दोस्त नहीं हो सकते? पहले एल्सा और अब अपनी माँ के सच को जानने के बाद जोजो को चिंता सताने लगी, जिस पर एल्सा बोली, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हम दोनों भी तो दोस्त ही हैं, और देखो हम में से कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं है। बस मैं कुछ दिनों से नहाई नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी गंदी और मुझसे बदबू आ रही है। जोजो एल्सा को नीचे लेकर आया और उसे नहाने को भेजा। इस बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर झांकने पर जोजो को नाजी सेना की सीक्रेट पुलिस की टीम दिखाई दी। ये हिटलर की एक खास टीम है, जो उन लोगों के घरों की तलाशी लेती है जिन पर उन्हें शक है। घर के अंदर दाखिल होती सीक्रेट टीम को देखकर जोजो के भाव बदल गए। पूरा चेहरा पीला पड़ गया।
डर सताने लगा कि अगर इन्हें आज यहाँ पर एल्सा मिल गई तो क्या हाल करेंगे ये हमारा। इतने में वहाँ कप्तान क्लेजेंडॉर्फ पहुंच गए और सीक्रेट टीम के अधिकारी को बताया कि जोजो उनका आदमी है। इस पर एक अधिकारी ने जोजो से हिटलर की सेना की निशानी वाली उस चाकू के बारे में पूछा, लेकिन जोजो के पास तो वो है ही नहीं। अब क्या करे। तभी एल्सा वो चाकू लेकर नीचे आई और हिटलर की सेना की तरह सबको सलाम करते हुए चाकू अपने पास होने की बात कही। फिर अधिकारी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं जोजो की बड़ी बहन हूँ। जब कप्तान ने उससे उसका डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा तो वो उन्हें जोजो की मरी हुई बहन का डॉक्यूमेंट थमा देती है, जिसमें उसकी फोटो कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रही। अब कप्तान क्लेजेंडॉर्फ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उसने एल्सा से जोजो की बहन की जन्म तारीख पूछी। एल्सा ने तारीख बता दी। कप्तान ने उसे मैच किया और फिर कुछ न कहकर चुपचाप वहां से चला गया। जोजो ने एक चैन की सांस ली, मगर एल्सा समझ चुकी है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जो तारीख उसने कप्तान क्लेजेंडॉर्फ को बताई थी वो दरअसल गलत है। उसे एहसास हो गया कि अब कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। जोजो ने उसे समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो तुम्हें जरूर पकड़ कर ले जाते। मगर आंखों में आंसू लिए बैठी एल्सा जोजो को समझाती है, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, देखना वो सब जरूर एक दिन लौट कर आएंगे। बेचारा जोजो इस नन्ही सी उम्र में यहूदी और नाजी के बीच हुए इस दुश्मनी में फंस चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अगले दिन जोजो पोस्टर लगाने शहर की गलियों में घूम रहा है। एक बार फिर उसे माँ दिखाई दी, मगर इस बार जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लटकी हुई। हाँ, रोजी को गद्दारी करने की ये सजा मिली है और ना जाने ऐसे ही कितनों की जान लेगी ये नाजी सेना। वो अपनी माँ को पकड़कर खूब रो रहा है। उसका अकेला सहारा उसकी माँ, वो भी अब उससे दूर जा चुकी है। वो माँ जो उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती थी और उसे मिनटों में मना लिया करती थी, उसकी सभी मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा दिया करती थी। उसके सर से अब माँ का वो साया छिन गया और इन सब का जिम्मेदार वो एल्सा को समझता है। वापस घर आते ही उसने एल्सा पर चाकू से वार करने की कोशिश की, मगर जो जोजो एक बेकसूर खरगोश को नहीं मार पाया, वो एल्सा को कैसे मार सकता है। अब एल्सा ने अपने छोटे भाई की तरह उसे समझाते हुए कहा, जिसे सुनकर जोजो की मनोस्थिति ही बदल गई। तुम्हारे पिता नाजी सेना के हाथों यहूदियों की मदद करने की वजह से कब के मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमसे ये बात छुपा कर रखी क्योंकि वो चाहती थी कि तुम सही और गलत का फर्क उम्र के साथ समझो और खुद अच्छे बुरे का फैसला कर सको। ये सब सुनने और जानने के बाद जोजो अब पहले जैसा नहीं रहा। नाजी सेना का नाम सुनकर उसका खून खौल रहा है। अगले दिन जोजो को उसका दोस्त यॉर्की मिला। उसने बताया, लगता है शहर में खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी सेना जल्द ही जर्मनी पर कब्जा करने वाली है और ये भी खबर मिली है कि हिटलर मर चुका है। अब यहाँ शहर पर हमला शुरू हो चुका है। नाजी सेना की एक महिला अधिकारी बच्चों को जंग में लड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उनके हाथों में हथियार थमाकर लड़ने को कह रही है। उसने जोजो को भी एक नाजी कोट पहना दिया ताकि उसे कोई अपना आदमी न मार दे। चूहा बिल्ली का ये खेल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और अमेरिका ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया और नाजी सेना को अपने हथियार डालने पड़े। सभी को ठीक उसी तरह बंधक बना लिया गया जैसे यहूदियों को हिटलर ने बनाया था। एक अमेरिकी सैनिक ने जोजो को भी पकड़कर नाजी कैदियों के बीच बिठा दिया क्योंकि उसने हिटलर सेना की कोट पहनी है। फिर जोजो ने देखा कि उसके बगल में कप्तान क्लेजेंडॉर्फ भी बंदी बने हुए हैं। उसने जोजो की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत थी और तुम्हें अब घर जाने की जरूरत है। फिर जोजो को वही कोट उतार कर गुस्से में उसके ऊपर थूकते हुए बोला, तुम तो एक यहूदी हो, यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी ये बात जब अमेरिकी सैनिक ने सुना, उसने जोजो को उठाकर बाहर फेंक दिया। जोजो को अमेरिकी सैनिक ने छोड़ दिया, मगर बाकी लोग मौत के घाट उतर गए। जोजो के सामने उसका हंसता खेलता ये शहर शमशान बन चुका है। अब घर आकर उसने एल्सा को बताया, नाजी सेना जंग जीत चुकी है और अमेरिका हार गई है, इसीलिए अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं पर रहना पड़ेगा। ये खबर सुनने के बाद एल्सा काफी मायूस हो गई क्योंकि ये जंग ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। दरअसल जोजो एल्सा को काफी पसंद करने लगा है और वो नहीं चाहता कि इस अकेली दुनिया में अब एल्सा भी उसका साथ छोड़े। मगर एल्सा का ये रोता हुआ चेहरा जोजो से बिल्कुल नहीं देखा गया। वो एक बार फिर उसके मंगेतर का एक झूठा खत उसके लिए लिखता है, एल्सा, मैं भी जंग से दूर पेरिस में हूँ और जल्दी सब कुछ ठीक होने के बाद तुम्हें वापस बुलाऊंगा। एल्सा ने जोजो से कहा, अब तुम बस भी करो ये झूठे खत लिखना क्योंकि मेरा मंगेतर कब का मर चुका है। उसने जोजो से ये बात इसीलिए छुपाई
क्योंकि जोजो का उसके लिए इस तरह खत लिखना उसे अच्छा लगता था। अब जोजो ने एल्सा के सामने अपने प्यार का इजहार किया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जवाब में एल्सा बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन एक भाई की तरह। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। कुछ समय बाद जोजो जब नीचे गया तो उसे उसका वही ख्वाबों का दोस्त हिटलर मिला और बोला, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। एक यहूदी लड़की की मदद करके उसे अभी के अभी तुरंत मार दो। अब की बार जोजो हिटलर पर काफी गुस्सा हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहूदी भी हमारी तरह इंसान है, शैतान नहीं। और फिर उसे पीट पीट कर खिड़की से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। जोजो एल्सा को घर के बाहर ले आया, जहां अमेरिकी सैनिकों को खुलेआम घूमते हुए उसे राहत मिली कि अब सब ठीक है, वो जंग जीत चुके हैं। और जोजो के कहे झूठ पर उसे एक प्यार भरे अंदाज में थप्पड़ मारा। पर वो ये भी अच्छे से समझ रही है कि जोजो ने उसे झूठ क्यों कहा था। अब दोनों हंस रहे हैं, अपने ही ताल में नाच रहे हैं। आजादी का स्वाद क्या होता है, वो एहसास, वो खुलकर सांस लेना, ये दृश्य हमें साफ साफ बता रहा है। अब ना कोई ज्यूस का दुश्मन था और ना ही नाजी का। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन जाते जाते हमें ये सीख देकर जाती है कि जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ। जंग सिर्फ अपने साथ मौत का तांडव लेकर आती है, जिसमें मरता किसी का कोई अपना ही है। नफरत को प्यार में बदलिए, एक इंसान बनिए, क्योंकि इंसानियत का कोई धर्म, रंग या रूप नहीं होता। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। मूवी स्ट्राइक। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।